हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब सिस्टमेटिकली रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम की स्टडी करेंगे, है ना। तो रूट सिस्टम सबसे पहले स्टडी होता है। तो रूट्स क्या हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर है, इनकी क्या फंक्शनिंग है, इनके कितने टाइप्स हैं, इनके कैसे मॉडिफिकेशन है, ये सारी स्टडी रूट सिस्टम में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या आवृत बीजी आवृत बीजी पौधों में भूमिगत संरचना जो पौधों को यांत्रिक सहारा तथा जल खनिज अवशोषण में सहायक अवशोषण में सहायक होती हैं जड़ें कहलाते जड़ें कहलाते। ठीक है, ओके। अब हम लिखते हैं इसके कैरेक्टर्स ऑफ रूट, जड़ों के लक्षण। कैरेक्टर्स, लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा? जड़ों का निर्माण सामान्यतः भ्रूण के मूलांकुर रेडिकल भाग से होता है, है। दूसरा, जड़ें जियो पॉजिटिव फोटो नेगेटिव हाइड्रो पॉजिटिव प्रकृति, हाइड्रो पॉजिटिव प्रकृति की होती हैं, क्लियर, ये बात हो गई। ठीक है, इसके बाद में
जड़ों में नोड तथा इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होने से भोजन निर्माण नहीं होता। निर्माण नहीं होता है। लेकिन भोजन संग्रह होता है। भोजन संग्रह होता है ना। इनमें वृद्धि हार्मोन निर्मित होते हैं। निर्मित होते हैं। वृद्धि हार्मोन का इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में क्या करेक्टर है इनके, है ना? निर्माण होता है। सामान्यतः इनमें कलिका बड एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड अनुपस्थित होते हैं। लेकिन शकरकंद एवं डहेलिया की जड़ों में प्रजनन कलिका होती है। प्रजनन कलिका रिप्रोडक्टिव बड उपस्थित होती है। ठीक है। इनमें रूट कैप तथा इनमें रूट कैप तथा रूट हेयर पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें रूट कैप और रूट हेयर एक्चुअली पाए जाते हैं। अच्छा जी। पार्श्व जड़ों का निर्माण, जड़ों का निर्माण
पेरिसाइकल द्वारा एंडोजीनस प्रकार से होता है, जबकि मूल रोम का निर्माण एपिब्लेमा से, एपिब्लेमा एक्चुअली रूट की एपिडर्मिस को कहते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना, रूट की एपिडर्मिस को ही हम क्या कहते हैं, एपिब्लेमा। तो मूल रोम का निर्माण एपिब्लेमा से एक्सोजीनस प्रकार से होता है। ठीक है, डायग्राम के नाम पर अगर अपन देखें तो इसे, जैसे ये रूट है ना, ये इसका पेरिसाइकल रीजन है, तो पार्श्व जड़ों का निर्माण यहाँ से होगा, ऐसे ऐसे। तो लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल, क्लियर। और जो रूट हेयर होंगे वो ये एपिब्लेमा रीजन है, तो यहाँ से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तो ये तो होगी पेरिसाइकल, है ना, और ये हो गई लेटरल रूट, क्लियर। और ये कौन हो गया, एपिब्लेमा, एंड दे आर रूट हेयर। ये एक्सोजीनस है वो एंडोजीनस। ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। तो ये चीज, ये कुछ रूट्स के खास कैरेक्टर जो आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन्हें आप ठीक से समझ लें, एनालिसिस कर लें, क्लियर। तो ये चीज है ना, ओके। अब हम चलते हैं रूट के केस में। इसके पहले स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, है ना। फंक्शन तो इसमें आ ही गए कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये एनकरेज करता है प्लांट की ग्रोथ को, इसमें प्लांट हार्मोन का निर्माण होता है, ये इसके वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये फंक्शन इसी में ऐड हो गए, अलग से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर, ओके। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आखिर रूट की संरचना किस तरीके की होती है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, क्लियर। तो हम इसका स्ट्रक्चर यहां स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रूट की आपको कई जगह रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। जैसे आप स्टडी करते हैं एक्चुअली वाटर एब्जॉर्प्शन, उस टाइम भी रूट की स्टडी की स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो देखें जरा, इस तरीके से ये रूट का स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी ने
देखो रूट के स्ट्रक्चर को दो तीन जगह एक्सप्लेन किया गया है, तो एनाटॉमी में भी इसकी जरूरत पड़ती है आपको। यहाँ इस पर होता है रूट कैप, एक थिम्बल शेप, अंगूठी की आकृति का होता है, जैसे अंगूठा होता है ना अपर साइड में, वैसा होता है। और यहाँ इसमें पाया जाता है कैलिप्ट्रोजन। ये कैलिप्ट्रोजन खास लेयर पाई जाती है, इसी से एक्चुअली रूट कैप का फॉर्मेशन होता है, खासतौर से मोनोकॉट के अंदर, है ना। ओके, यहाँ इसमें पाया जाएगा आपका एपिब्लेमा। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है जो कि रूट के फॉर्म में है, यहाँ पर आपको इसकी एपिब्लेमा नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ एपिब्लेमा आपको दिखाई देगा। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एपिब्लेमा रीजन है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में एपिब्लेमा नॉर्मली एब्सेंट होता है। और यहाँ की ये है एलोंगेशन जोन। कौन सा जोन? एलोंगेशन जोन। दिस इज कॉल्ड elongation zone. Yes. This is called elongation zone, okay? And this is called root hair zone. Here there are many roots here are present. Okay. Normally they are exogenous in nature, eject from epiblema. So this is the structure of a root. Clear? तो ये क्या है? They are root hair. रूट हेयर, इसे हम कहेंगे मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन, इसी में वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, इसे कहेंगे इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन, इसे कहेंगे मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जोन, एंड इसे कहते हैं रूट कैप। रूट कैप थिम्बल शेप, अंगूठे की आकृति का, अंगूठे की आकृति का ये रूट कैप पाया जाता है। और इस लेयर को हम कहते हैं कैलिप्ट्रोजन। इसमें दो शब्द हैं, कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा बाहरी रक्षात्मक आवरण, बाहरी रक्षात्मक आवरण। तो ये तो हो गया क्या? कैलिप्ट्रा। और एक हो गया जन। जन का मतलब होता है निर्मित करने वाला, निर्मित करने वाला। मीन्स ये कि कैलिप्ट्रोजन का मतलब होता है जो रूट के रक्षात्मक आवरण को जनरेट करे, यानी कि रूट कैप को बनाए, वो कैलिप्ट्रोजन कहलाता है ना। क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की स्टडी कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट भी आते हैं, और मोनोकॉट में खासतौर से कैलिप्ट्रोजन का कंसेप्ट होता है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू को मिस नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये खास तौर से 4 जोन हो गए,
रूट कैप, मेरिस्टेम, एलोंगेशन एंड मैचुरेशन जोन, या रूट हेयर जोन भी कहते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट पर बात हो रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रूट कैप से चलते हैं। रूट कैप, मेरिस्टेम, एलोंगेशन एंड मैचुरेशन जोन, है ना। तो रूट कैप ये पौधों की जड़ों के अंतिम सिरे पर एक अंगूठे के समान रक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, रक्षात्मक आवरण होता है, जिसे रूट कैप कहते हैं, जिसे रूट कैप कहा जाता है। इसे रूट कैप कहा जाता है। ओके, इसे कैल्प्टोजन के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे कैल्प्टोजन निर्मित करता है। विशेष रूप से मोनोकोट, स्पेशली मोनोकोट। क्लियर? अच्छा, जलोदविद, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंस। जलोदविद शब्द मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है आपके दिमाग में कुछ प्लांट्स के नाम आना चाहिए, जैसे पिस्चिया है, इकोनिया है, लोटस है, ट्रापा है, रेननकुलस है, साइप्रस है, पेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है। ठीक है, इनमें जलोदविद पौधों में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट पाया जाता है। रूट पॉकेट पाया जाता है, जैसे पिस्चिया, इकोनिया आदि, है ना। ये बात हो गई। ओके, अच्छा जी, तो रूट पॉकेट हो गया, रूट कैप हो गया। अब हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन, ये अब इसमें क्या है, जड़ों में
में रूट कैप होने से यह उपअग्रस्त, सही शब्द ये है, उपअग्रस्त, सब टर्मिनल अवस्था में होता है, अवस्था में होता है, अवस्था में होता है। सब टर्मिनल मीन्स टर्मिनल नहीं है, टोटली टर्मिनल नहीं, सही। अब सब टर्मिनल का कंसेप्ट अगर ऑप्शन में ना हो तब आप इस पर कोई ध्यान ना दें। अगर सब टर्मिनल कंसेप्ट है तो याद रखना कि रूट में जो मेरिस्टेम पाया जाता है वो एक्चुअली सब टर्मिनल रीजन ही होता है ना, अवस्था में होता है। क्लियर? अच्छा, यह है सक्रिय विभाजन योग्य, विभाजन योग्य कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, जिससे स्थायी ऊतक निर्मित होते हैं। क्लियर? स्थायी ऊतक निर्मित होते हैं, स्थायी ऊतक निर्मित होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें बड़ा केंद्रक सघन जीवद्रव्य तथा प्राथमिक कोशिका भित्ति युक्त कोशिका उपस्थित। ठीक है, कोशिकाएं छोटी बहुकोणीय पॉलीगोनल हो सकती है, कॉम्पैक्ट होती है ना, छोटी बहुकोणीय अंतर कोशिकीय अवकाश रहित, अंतर कोशिकीय अवकाश रहित होती हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश रहित होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। क्लियर? ये पॉइंट बड़े खास हैं, एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो ध्यान रखना इसका। होते हैं ओके, बहुकोणीय हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश रहित हैं। अच्छा,
इनमें प्लाज्मोडेस्माटा अधिक होते हैं, मैक्सिमम प्लाज्मोडेस्मल कंसेप्ट। ओके, कम विकसित कोशिकांग युक्त तथा रस रिक्तिका रहित होते हैं। रस रिक्तिका रहित होती हैं। ठीक है, रस रिक्तिका रहित होते हैं। ये बात भी हो गई क्लियर। सक्रिय हैं, हाईली डिवाइडिंग कंडीशन में पाई जाती हैं, सब टर्मिनल लोकेशन है, इन्हीं की बदौलत अन्य स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ओके, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जॉन पर बात करते हैं। उसका नाम है आपका इलोंगेशन जॉन। नेक्स्ट इज इलोंगेशन जॉन। इलोंगेशन जॉन, रूट कैप हो गया मेरिस्टेम, थर्ड, या जस्ट लिख लो इलोंगेशन। दीर्घीकरण, इलोंगेशन जॉन क्षेत्र। ठीक है, इसका निर्माण विभज्योतक कोशिका में विभेदन की प्रक्रिया द्वारा होता है डिफरेंशिएशन। इसमें जो अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा समझ सकते हो कि ये एक वो है मेरिस्टेम, और ये कन्वर्ट हो रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे। एक्चुअली इसमें वैक्यूल एब्सेंट है, लेकिन इस हिस्से में वैक्यूल पाई जाती है। दिस इज वैक्यूल, और आप जानते हो कि जो सैप वैक्यूल प्लांट के केस में होती है, इसमें वैक्यूल एब्सेंट है, वो 90% से ज्यादा पार्ट को कवर करती है ना। तो सोचो ये जो सेल है वो 90% से ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, साइज में इंक्रीज होना है, इलोंगेशन होना है। ठीक है, तो इसकी लेंथ बढ़ती है। और दूसरा, अब एक छोटी सी सेल को आप इलोंगेटेड करो, लंबाई में बढ़ाओ, तो इसके ऊपर जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या होगा, वो उसमें खिंचाव आएगा कि नहीं, स्ट्रेचिंग आएगी कि नहीं। तो फिर क्या होगा, इस पर इस टाइम सेल वॉल कंपोनेंट का डिपोजिशन होता है। चूंकि ये लिविंग सेल है, इसमें प्राइमरी सेल वॉल है, इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि कोशिका भित्ति वृद्धि, सेल वॉल ग्रोथ, यहाँ पर इंट्रोससेप्शन प्रकार का होता है, कणाधान प्रकार का होता है। मतलब जब चीज खिंचती है तो उसमें मॉलिक्यूल्स में गैप आता है,
और उन्हीं गैप्स में जब उसी पार्टिकल या उसी सब्सटेंस का फिलिंग किया जाता है, डिपोजिशन किया जाता है, एक्युमुलेशन किया जाता है, तब जाके इस प्रोसेस को हम कणाधान या इंटरसेप्शन कहते हैं। ये सेल वॉल में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसे यहाँ पर बड़े आराम से चीज को समझा जा सकता है कि नॉन लिविंग है और वो साइज में सेल बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसमें खिंचाव आएगा और उसको रेजिस्टेंस बनाना है, हार्ड बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसमें सब्सटेंस को की फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगला पॉइंट बड़ा ही खास बनता है, क्या इसमें वैक्यूलेशन इसका मतलब क्या? रस रिक्तिका निर्माण, इसे हम कहते हैं वैक्यूलेशन, रस रिक्तिका निर्माण तथा नई कोशिका भित्ति सेल वॉल डिपोजिशन, आप कह सकते हैं कोशिका भित्ति वृद्धि, की प्रक्रिया पाई जाती है, क्लियर? की प्रक्रिया पाई जाती है, ये बात हो गई। ओके, ये इसका करेक्टर कह सकते हैं कि इस समय कणाधान इंटरसेप्शन प्रकार की सेल वॉल ग्रोथ पाई जाती है, क्लियर? सेल वॉल ग्रोथ पाई जाती है। ओके। अच्छा, ये जब छोटी सी सेल बड़ी होती है तो फिर क्या होता है? कोई चीज लंबी होगी तो ऑब्वियसली इसमें फोर्स बनेगा और इसी फोर्स की वजह से जड़ें मृदा में प्रविष्ट होती है, एंटर होती है। तो कह सकते हैं इलोंगेशन जोन की वृद्धि जड़ों के मृदा में प्रविष्ट होने में सहायक होती है। बोलो, ये बातें ठीक से समझ लो, है ना? आप इन्हें अन्यथा न लें और अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये चीजें कई बार आपके सामने आई, है ना? हर चीज को समझते हैं तब हमारे कंसेप्ट क्लैरिफाई होते हैं, तभी हम एक राइट आंसर पुट अप कर पाते हैं।
अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, वो है मैचुरेशन जॉन। लास्ट है मैचुरेशन जॉन। तो क्या मैचुरेशन जॉन, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। पूर्ण विभेदन के पश्चात तने की ओर स्थित भाग या मूल रोम युक्त भाग मैचुरेशन जोन कहलाता है, ठीक है, मैचुरेशन जोन कहलाता है। ओके ओके ओके, इसमें एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। होते हैं, है ना। इसके द्वारा जल, खनिज का अवशोषण संपन्न होता है। क्लियर? इसके द्वारा जल, खनिज का अवशोषण संपन्न होता है। और ये मैचुरेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इलोंगेशन और मेरिस्टेम में कुछ खास पॉइंट है ना। रूट कैप में भी ओब्वियसली अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ये तो हो गए एक्चुअली अपने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट, है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट, क्लियर? जड़ों को उत्पत्ति तथा संरचना के आधार पर 3 प्रकारों में
प्रकारों में बांटा जाता है। तीन प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहले कौन? आपकी फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट कुछ इस तरीके से होती है, खास तौर से गेहूं है, जौ है, इन्हीं में ये पाई जाती है। इस तरीके से फाइब्रस रूट मौजूद होती है और यहाँ पर इसमें कुछ इस तरीके से लीव्स भी पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि यह मोनोकॉट प्लांट में उपस्थित नंबर 1, ये डाइकॉट में कभी नहीं पाए जाते। कह सकते हैं जब रेडिकल मूलांकुर भाग से निर्मित जब रेडिकल मूलांकुर भाग से निर्मित प्राथमिक जड़ कम समय के लिए जीवित, शॉर्ट लिव्ड, जीवित रहती है, अतः तने के अंतिम सिरे से तंतुमय समान जड़ों की उत्पत्ति होती है। जिन्हें फाइब्रस जकड़ा रूट कहा जाता है। जैसे गेहूं, जौ आदि, ठीक है। गेहूं, जौ आदि ये हैं फाइब्रस रूट। दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करेंगे टैप रूट की, मूसलाजड़। टैप रूट टैप रूट्स है ना, इसे कहते हैं मूसलाजड़।
क्लियर? अच्छा, यह है डाइकॉट प्लांट्स में उपस्थित। सबसे पहली बात तो ये हो जाए, है ना। फाइब्रस रूट आपको मोनोकॉट में मिलेंगी और टैप रूट डाइकॉट में मिलेंगी। एडवेंटिटियस रूट दोनों में मिलेंगी, मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में वैसे उपस्थित। हाँ, मूलांकुर, भ्रूण का मूलांकुर, भाग प्राथमिक जड़ को निर्मित करता है। प्राथमिक जड़ को निर्मित करता है, जिससे द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निर्मित होती हैं। अब याद करो, मैंने अभी अभी जड़ के कैरेक्टर्स में ये बात लिखाई थी कि एक्चुअली जो लेटरल रूट्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो एक्चुअली पेरिसाइकिल से जनरेट होती हैं और इसे हम एंडोजीनस ऑरिजिन कहते हैं। लेकिन जो रूट हेयर्स होते हैं वो एपिब्लेमा से बनते हैं और इन्हें हम एक्सोजीनस ऑरिजिन को शो करते हैं। तो ये बात हो गई, है ना। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, दे में परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अब इसके बाद में क्या, तो यही टैप रूट है और ये कॉनिकल शेप होती हैं, ठीक है, काफी चौड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी और डाइकॉट में पाई जाएंगी। जैसे करके लिख लो, जैसे सरसों कोई पूछ सकता है, चना, मटर आदि, है ना। तो ये हो गई। अब फिर इसके मॉडिफिकेशन अलग से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या? एडवेंटिटियस रूट। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवेंटिटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। क्लियर? अपस्थानिक जड़ें ये ग्रासेज में होंगी, मॉन्स्टेरा में होंगी, बेनियम ट्री में होंगी। ये बात ये बड़ी खास होती है। एडवेंटिटियस रूट, थर्ड एडवेंटिटियस, है ना। एडवेंटिटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह मोनोकॉट तथा डाइकॉट दोनों में उपस्थित, ठीक है, दोनों में उपस्थित। अब इसके बाद में क्या, इनका निर्माण मूलांकुर के अतिरिक्त
मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी अन्य भाग से होती है। जैसे तना, पत्ती, तना तथा पत्ती लीव्स, ठीक है, स्टेम एंड लीव्स, क्लियर, ओके। यहाँ खास तौर से लिख देते हैं पत्तियों से निर्मित अपस्थानिक जड़ें कहाँ पाई जाएंगी? जड़ें होंगी। एक तो देखो एम्स में बन चुका है पिछले साल क्वेश्चन, क्या साल्विनिया, अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम है ट्रिडोफाइट्स में, वहाँ जड़ों से बनती, वो पत्ती से जड़ें बनती। अपस्थानिक जड़ें कहाँ होती हैं? एक तो हो गया ब्रायोफिल्लम, इसे क्या कहोगे? पत्थर चट्टा, ठीक है। दूसरा कौन हो गया? साल्विनिया, ये कौन है? फर्न, ठीक है, टेडोफाइट है, इसमें भी पत्तियों से निर्मित होती है। अच्छा, तने से निर्मित अपस्थानिक जड़ें कहाँ होंगी? ये कहाँ होंगी? तो ये होंगी मक्का, ज्वार, बरगद, मॉन्स्टेरा, ठीक है, प्याज, लहसुन, ओके, आदि, ठीक है। बाकी अपन इसके मॉडिफिकेशन में पढ़ लेंगे। शकरकंद भी जो होता है ना, डहेलिया होता है, शकरकंद होता है। चलो दो और लिख लेते हैं, डहेलिया, शकरकंद, स्वीट पोटैटो आदि, क्लियर। तो ये एक्चुअली टाइप हैं एडवेंटिटियस, इन्हें डायग्रामेटिक फॉर्म में हम देखेंगे जब इनके अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे, है ना। और वैसे तो ये है कि आपको मॉर्फोलॉजी में जो सरसों का पौधा बताया था उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का भी डिस्क्रिप्शन हो गया, तो वही चीज है, ठीक है। देखो ध्यान से समझते रहोगे तो मॉर्फोलॉजी आसान है, और नहीं बहुत कठिन है, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन बहुत है, चीजें मिक्स बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी है, इसको ये समझ में आ गया तो फिर अच्छी मार्किंग होती है। कुछ खास पैटर्न से हमको स्टडी करना होता है ना। ओके, थैंक यू।